व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा है जोश मीटर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं योद्धा सीरीज क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस मैथ हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको कराए जा रहे हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप इस सीरीज को एज अ मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसे ऐसा रिवीजन सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के सिर्फ आंसर नहीं बताए जा रहे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है, जो टॉपिक रिलेटेड है उसके बारे में समझाया जा रहा है, यानी कि एक कंप्लीट रिवीजन का पैक रहने वाली है ये सीरीज। तो यार इस सीरीज को प्यार बरसाइएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और आपके ब्यूटीफुल से कमेंट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योद्धा सीरीज को, जिसके पीवाईक्यूज एक पुरानी लाइब्रेरी के टकसाल से ढूंढ के निकाल के लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। Stomata closes when first it needed carbon dioxide for photosynthesis, second it does not needed carbon dioxide for photosynthesis, third water flow out of the guard cell, fifth water flow into the guard cell। फोर्थ वाला स्टेटमेंट है water flows into the guard cells। The correct reasons in the process is an R। ऑप्शन ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पर ये समझिए कि सबसे पहले स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा प्लांट के लीव्स में रहता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और वहाँ से वाटर भी इन एंड आउट होता है। अब स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, इसका मतलब CO2 भी एक्सचेंज नहीं हो सकता और वाटर भी बाहर नहीं जा सकता। प्लांट्स क्या करते हैं, जब एक्सेसिव वाटर लॉस होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। तो उस टाइम ना ही CO2 का एक्सचेंज हो सकता है ना ही वाटर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट सेकंड वाले को देखेंगे कि यहाँ पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, और थर्ड वाले को देखोगे कि वाटर आउटफ्लो नहीं करता, तो सेकंड एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो रहेगा वो आपका करेक्ट है। CBSE 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टर्शियल ऑर्गेनिज्म। रीजन में स्टेटमेंट दिया गया है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। ऑप्शन सी है assertion is true but reason is false। ऑप्शन डी है assertion is false but reason is true। यहाँ पर पहले समझिए दोनों ही स्टेटमेंट को। यार एक चीज है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है एक्वेटिक एनिमल में फास्टर होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखोगे एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, वहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है कंपैरेटिवली लेस होता है ना। टर्शियल ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो ऑक्सीजन है उसके लिए तो पूरा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अपने नीड को पूरा करने के लिए उनमें जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो फास्टर रेट में होती है। आई गेस अब आपको क्लियर पिक्चर आ चुका होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, कि यहाँ पर असर्शन का रीजन भी सही है और असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है और रीजन का स्टेटमेंट भी सही है, एंड रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन में क्या दिया गया है स्टेटमेंट, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। रीजन, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। अब हम ये देखते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में चाकू है, लेट अस सपोज ये चाकू है, मैंने काटा, होगा क्या, स्किन फटेगी एंड खून बाहर आएगा। अब हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड क्लॉट करती है। यहाँ पे आप देखते हैं थोड़े टाइम के बाद स्किन जो होता है वो डेवलप्ड होने लगता है ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप किया जाए, दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करती है ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, बट रीजन यहाँ गलत दिया गया है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर प्लाज्मा को और WBCs को बोला गया है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा कि ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपका प्लेटलेट का काउंट कम होता है इसका मतलब क्लॉटिंग जो है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कि असर्शन का स्टेटमेंट सही है बट रीजन का स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और असर्शन रीजन है, CBSE 23 में पूछा गया था।
The inner wall of the small intestine have finger-like projection called villi, which are rich in blood. Okay, which are rich in blood. Reason, this villi have larger surface area to help the small intestine in completing the digestion of food. Okay, यानी कि एक चीज आप समझिए कि जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्यों आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है ना। फूड आपका आपने माउथ से खाया, माउथ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से स्टमक में गया, है ना। फिर वो आगे जाके आपका कहाँ पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है, जहाँ पर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है एंड देन एब्जॉर्ब्ड होता है। और उसी एब्जॉर्प्शन के लिए कौन हेल्प करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई। ये चीज़ क्लियर हो गई। और इस विलाई में ऐसा क्या खास होता है? इस विलाई में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। दिस विलाई हैव लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, बट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, डाइजेशन में नहीं। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर एक क्लियर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि असर्शन का स्टेटमेंट सही है बट रीज़न का स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, यहाँ पे रिच इन ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इज ट्रू अबाउट हार्ट? Right atrium received deoxygenated blood from lungs through pulmonary artery. Okay. Left atrium transfer the oxygenated blood to left ventricle, which send it to various part of the body, Right atrium receives deoxygenated blood from lungs through vena cava from upper and lower body. D. Left atrium transfer the oxygenated blood to aorta, which send it to different part of the body. Okay. यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ए सिर्फ ए वाला, बी बी एंड सी, सी ए एंड डी, और इट इज डी जहाँ पर आपके स्टेटमेंट बी एंड डी दोनों ही करेक्ट होंगे। पहले समझिए कि होता क्या है। लंग्स से क्या होता है? ब्लड आता है, और वो ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू बॉडी में जाता है, बॉडी से वो फिर वेना कावा में जाता है, और वेना कावा के थ्रू जाता है कहाँ पर? हार्ट में। हार्ट में वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से वो राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ चला जाएगा? वापस से लंग्स में, है ना। एक बार प्रोसेस वापस से समझिए। लेट्स से ये लंग्स है, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कौन से लेके गए हैं? आपके पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इकलौती वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। अब ये पल्मोनरी वेन कहाँ लेकर गई? हार्ट। लेट से ये आपका हार्ट है, यहाँ पे मैंने इसके 4 चैम्बर बना दिए हैं। इस 4 चैम्बर को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, है ना। इस 4 चैम्बर को थोड़ा बड़ा बना दे, यहाँ बना देता हूँ मैं डायग्राम। लेट से ये लंग्स हैं, ये आपका हार्ट है। इस हार्ट में ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ओके। अब लंग्स में से सबसे पहले जो है ये आपकी पल्मोनरी वेन जो है, इकलौती वेन कहाँ लेके गई? लेफ्ट आर्ट्रियम से। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आया, फिर यहाँ से ये आउटा है, आउटा कहाँ लेकर गई? बॉडी में। बॉडी से फिर ये चली गई राइट आर्ट्रियम में, कौन लेकर गया? वेना कावा। फिर वहाँ से वेना कावा से जब ये राइट आर्ट्रियम पहुँची तो वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में गए। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो इकलौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, वो वापस से लंग्स में ले गई, है ना। अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है वो समझिए। लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। आउटा के थ्रू जा रहा था, ये हमने देखा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर body. Okay, right atrium receive deoxygenated blood from lungs through vena cava from upper. Okay, लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आउटा। लेफ्ट आर्ट्रियम जो है, यानी कि ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है,
Left atrium transfers the oxygenated blood to aorta which send it to different part of the body. Okay, अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए बी तो सही हो गया। अब सी को अगर आप देखोगे, जो राइट आर्टरियम है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव करता है। यहाँ पे राइट आर्टरियम जो है उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किए विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, है ना, और जो भी बॉडी से था। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका लंग्स में चला जाएगा। तो ये राइट आर्टरियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है एंड देन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, चलिए क्या ये चीज़ क्लियर है। फ्रॉम लंग्स नहीं आएगा, वो टू लंग्स होगा कि लंग्स में वो फिर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट इज नोन एज ए ट्रांसपिरेशन, बी इवेपोरेशन, सी कंडक्शन, डी ट्रांसलोकेशन। देखिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, और जो फूड ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। जो वस्कुलर टिश्यू वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसे जाइलम कहा जाता है, और जो वस्कुलर टिश्यू फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होता है उसे फ्लोएम कहा जाता है। ठीक है, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, फ्लोएम में बायडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ये चीज़ क्लियर है, तो आंसर ट्रांसलोकेशन था। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। ओके, यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करनी है जो करेक्ट नहीं है। सीबीएसई 23 में पूछा गया था। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे एट। ओके, ये सही है, क्योंकि यार अगर आप देखोगे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर करता है, उनकी जो साइज होती है वो डिफर करता है। क्यों डिफर करता है, क्योंकि द टाइप ऑफ फूड जो वो खा रहे हैं वो अलग है ना, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसी हिसाब से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है, लेंथ होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो एनिमल्स में डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा खाना वो खा रहे हैं। नेक्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, सी द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लिवर्स एंड पैनक्रियास, ये भी एकदम सही है। सी सही है। चलिए डी की तरफ बढ़ते हैं। द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनअब्सॉर्ब फूड बिफोर इट गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस। देखिए यहाँ पर ए भी सही था, सी भी सही था। बी को अगर आप वापस से देखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, बिल्कुल सही बात है। जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा गलत है कि विलाय जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है। विलाय का काम मैं ऑलरेडी थोड़ी देर पहले समझा चुका था कि यार जो अब्जॉर्ब्ड फूड है, जो फूड अब्जॉर्ब डाइजेस्ट हो चुका है, उसके अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, विलाय हेल्प करता है। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। in which of the following diagram, okay, in which of the following diagram नहीं, in the following diagram identify the cells through which massive amount of gaseous exchange take place for photosynthesis। ये देखिए एनसीईआरटी का डिक्टो आप यहाँ देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की डिक्टो इमेज उठा के सीबीएसई 23 में पूछी गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी की जो इमेजेस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे दिया। अब ये 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से भी हो सकता है कि बताइए फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, इनके फंक्शंस या इनकी यूजेज जो भी है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन सा पार्ट जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फोर्थ, जहाँ पर आपके गार्ड सेल्स होते हैं। ये देखिए ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट इमेज है। अगर आप देखेंगे कि ये आपका जो है ये आपका लीव्स है, उस लीव के अंदर क्या होगा, ये स्टोमेटा होगा, है ना। लीव के अंदर क्या होगा, स्टोमेटा होगा, और स्टोमेटा के यहाँ पे क्या होते हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टोमेटा जो होता है उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, और वो गार्ड सेल्स जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंट्रोल करते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। One of the event that does not occur during photosynthesis is A. Chlorophyll absorbs solar energy. Okay. B. CO2 is released during the process. Okay. C. Oxygen is released during the process. Okay. D.
CO2 इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। देखिए एक चीज़ है, आप फोटोसिंथेसिस होता क्या है उसको समझिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे CO2, जैसे कि वाटर, जैसे कि सनलाइट। अब वो सनलाइट प्लांट में कैप्चर कौन करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लोरोफिल की, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ हो गई। CO2 रिक्वायरमेंट में आता है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये सही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। अब CO2 जब अब्जॉर्ब करता है, वाटर लेता है, सनलाइट लेता है, तो जो रिएक्शन होता है उसमें प्रोड्यूस क्या होता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत क्या हो गया, गलत है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। CBSE 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये प्रोसेस इवोपरेशन है जो कि वाटर कंटेंट को, जो ली सेल्स होते हैं उसमें मेंटेन करता है। ऑप्शन बी, ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट। ओके। सी, excretion helps in excreting out wastewater from the plant. D, translocation helps in transporting material from one cell to another। सबसे पहली चीज समझिए कि ये प्रोसेस है क्या। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, बट कभी कभी एक्सेस वाटर को वो लूज भी कर देते हैं। तो जब एक्सेस वाटर लूज हो जाता है तो प्लांट के सरफेस पे आया, उस प्लांट पे सरफेस पे उसका क्या होगा, इवोपरेशन होगा। जब उसका इवोपरेशन हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, एक सक्शन क्रिएट हुआ, है ना। और वो सक्शन क्या करता है, नीचे जो रूट से आया हुआ पानी है उसको ऊपर की तरफ वाया जाइलम लेकर आता है, एंड दैट इज हाउ प्लांट में पानी जो है वो सप्लाई होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ पर ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन, है ना। जो एक्सेस वाटर लॉस हुआ उसका इवोपरेशन, एंड वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज ऑल व्हाट रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है कि यार जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सबसे पहले मारना। दूसरा रोल क्या होता है कि पेप्सिन जो है उसको एक्टिवेट करना, क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होता है ना। तो ये चीज़ हो गया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, एसिडिक कंडीशन, जो कि कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विलाय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। देन एनल स्फिंक्टर जो होता है वो रिमूवल के लिए होता है, वेस्ट का जो रिमूवल होता है थ्रू एनएस, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एनल स्फिंक्टर। उसके बाद आता है आपका लिपेस। लिपेस का क्या रोल होता है, लिपेस का रोल होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। लिपेस का क्या रोल होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में लिपेस का रोल आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट देगा। विलाय absorption and anal sphincter removal of food, है ना। एनएस में होता है तो एनएस के थ्रू रिमूवल ऑफ फूड होगा। चलिए नेक्स्ट, वाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ लार्ज बॉडी साइज। देखिए लार्ज बॉडी साइज रहेगा तो जो प्रोसेस डिफ्यूजन होता है वो इनफ नहीं होता कि वो सारी ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, इसीलिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो नेसेसरी होता है। चलिए नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट। क्यों होता है, ताकि आपका जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वहां पर रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी, सॉरी क्वेश्चन या पार्ट बी आप कह सकते हैं, मैं बार बार ऑप्शन बी बोल देता हूँ, पार्ट बी आप कह सकते हैं। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या रहता है, वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है। अब ये रिक्वायर्ड क्यों रहता है या इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, ताकि जो वो एक्सचेंज है, एक्सचेंज जो होता है वो होता रहे, है ना। जो इनहेलेशन एक्सलेशन जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो होता रहे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि लंग्स में रहता है। चलिए
अब जब भी हम सांस लेते हैं तो होता क्या है, जो डायफ्राग्राम है फ्लैटन होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके कारण चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती है, और जो फिर वॉल्यूम आ रहा है उसको आप, वो वॉल्यूम को आप वहां पर होल्ड कर सकते हो। डी, वॉल ऑफ एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। भैया गैसियस एक्सचेंज तो यहीं पे होता है ना, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगा और जो CO2 होगा वो यहाँ से यहाँ आएगा। इसीलिए एल्वेलाई जो होती है उसमें काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन भी तो सप्लाई करना है, वहाँ से वेस्ट को भी तो रिमूव करना है। तो यूजफुल क्या हुआ, ऑक्सीजन आएगा और CO2 जाएगा। दैट इज वाई एल्वेलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। चलिए आगे बात करते हैं। Mention the pathway of urine starting from the organ of its formation. Okay, what will happen if the tubular part of the nephron does not work properly? Okay, अब यूरिन का पाथवे क्या होता है? यूरिन सबसे पहले पाथवे क्या होगा वो समझिए। किडनी से कहाँ जाएगा भैया? यूरेटर में। फिर कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में। ठीक है, ये पाथवे हो गया। अब अगर ट्यूबुलर पार्ट नहीं है तो क्या होगा भाई? जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, है ना। ट्यूबुलर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। अब अगर ट्यूबुलर पार्ट नहीं है तो जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हो रहा था दैट विल नॉट हैपन, दैट विल नॉट टेक प्लेस। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 2 वेज इन विच प्लांट गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट। यार मैंने स्टोमेटा बोला है। स्टोमेटा में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। हम सबको पता है कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो जो यूजफुल गैस है वो अंदर आ रही है, बट जो यूजफुल गैस नहीं है वो बाहर भी तो जा रही है ना। जो एक्सेसिव वाटर है वो भी तो बाहर जा रहा है। और प्लांट्स जो हैं अपना वेस्ट इन फॉर्म ऑफ गम्स, इन फॉर्म ऑफ रेसिन्स, वो निकालते ही रहते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे प्लांट्स जो हैं अपने वेस्ट से छुटकारा पाते हैं। नेक्स्ट, वाई आर आर्टरीज थिक वॉल्ड। अब एक चीज समझिए कि आर्टरीज जो होती है वो थिक क्यों होती है। अब यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आउटा की आर्टरी है। थिक वॉल्ड इसलिए होती है क्योंकि हाई प्रेशर जो ब्लड है जा रहा होता है, तो उसके प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्या ये चीज क्लियर आ चुका है? क्या ये चीज क्लियरली समझ आ चुकी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। What is residual volume of lungs and what is its importance? Okay, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? वो वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो हमेशा रहती है, मतलब अमाउंट ऑफ एयर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स, दैट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, है ना। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट रहती है? ताकि जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो चलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two green plants are kept separately in oxygen-free containers, one in dark and other in continuous light. Which one will live longer? Give reason. CBSE 23 में पूछा गया था। एक चीज समझिए कि दो ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, उनको आपने एक ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स में रखा है। ओके, एक डार्क में है और दूसरा लाइट में है। अब सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या होती है? लाइट। अब अगर एक को आपने लाइट में रखा है, एक को अगर आपने डार्क में रखा है, तो जो डार्क में रहेगा उसमें फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं हो रही होगी। जो डार्क में रखा होगा उसमें तो ये चीज़ नहीं होगी, बट जो लाइट में रखा होगा उसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी, है ना, वो अपना खाना बनाएगा, रेस्पिरेशन होगा, सारा प्रोसेस यहाँ पर तो हो रहा होगा, जो कि प्लांट को अपने लाइट में रखा है, बट जिसको डार्क में रखा है वहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही होंगी। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, with the help of schematic flow chart show the breakdown of glucose. Okay, यार ग्लूकोज जो है अगर कंप्लीट ऑक्सीजन है, पहले तो किसमें टूटेगा ग्लूकोज? पायरुवेट में। पायरुवेट टूट रहा है, कंप्लीट ऑक्सीजन है ना। कंप्लीट ऑक्सीजन है तो आपको क्या मिल रहा होगा? CO2, H2O और एनर्जी, है ना। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही होगी, थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यहाँ भी मिलेगी। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो आपको क्या मिल रहा होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। बट जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में मिल रही होगी, यानी कि इस टाइप में मिल रही होगी, वो इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। क्या ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? चलिए, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
A student set up apparatus as shown in the figure. After 8 hours, what is he likely to observe? Explain the reason. Okay, CBSE 27 पूछा गया है, दिल्ली वाले पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आपने यहाँ पर सीड्स रखे हैं, उनका जर्मिनेशन हो रहा है, तो क्या होगा, सारा का सारा जो ऑक्सीजन होगा इस कंटेनर का यूटिलाइज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। ये वैक्यूम क्या करेगा, इस वाटर को इस तरीके से, इस रूट से कोनिकल फ्लास्क के अंदर आने के लिए मजबूर कर देगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो ये ऑब्जर्वेशन आप देख रहे होंगे। देखिए क्या टॉपिक था, है ना, उसको कहाँ से रिलेट किया, एंड उसके बाद सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पर आपका दिमाग ज़्यादा चलाना होगा, सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी, एंड ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। देखिए हो सकता है जब आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो तो ये क्वेश्चन वहाँ पर हो, तब आपको याद आएगा कि हाँ एक भैया ने यूट्यूब पे बताया था कि ये आ सकता है और ये आपके पेपर में छपा हुआ होगा, तब आप मेरा नाम याद करोगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, सीबीएसई 23 में पूछा गया था। ओके, सो क्या पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जहाँ पर नेफ्रॉन पाए जाते हैं? आप सभी को पता होगा, उसे किडनी कहा जाता है। किडनी में क्या होते हैं भाई, एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, एक बोमस कैप्सूल होता है ना, देन उसमें एक ट्यूबुलर पार्ट होता है, देन उसमें कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है? नेफ्रॉन का फंक्शन फिल्ट्रेशन का होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करने का होता है, कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है भाई उसको रिमूव करने का काम किसका होता है? नेफ्रॉन का होता है। एंड कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसका रीअब्जॉर्प्शन भी नेफ्रॉन में ही हो रहा होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ द ब्लड, okay, oxygenated/deoxygenated, transported by each of the following, mentioning the path from one organ to another. Okay, वेना कावा कहाँ लेकर जाएगा, इन डिटेल बताया आपको, डायग्राम बनाकर बताया था कि अगर बॉडी से राइट आर्ट्रियम जाना है तो कहाँ जाएगा, किससे जाएगा? वेना कावा से जाएगा। कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि हार्ट से लंग तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा होता है। इकलौती आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, और इकलौता वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके मतलब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, दैट इज पल्मोनरी वेन। ओके, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी। यार एटीपी तो क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी है। जो भी खाना प्लांट ने बनाया, ठीक है, उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन में, जरूरी नहीं है सारी यूटिलाइज हो गई, कुछ को आपने एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया। एटीपी क्या है? हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। अब जब भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ये टूटेगा एडीपी, और एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी से जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा सकता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, आपको एडीपी और एटीपी अगर इनके बीच में डिफरेंस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। What ensures sufficient exchange of gases in plants? Okay, क्या ensure करता है sufficient exchange? Stomata, है ना। exchange of gases के लिए कौन responsible होता है? The part which is responsible for exchange of gases, that is stomata. State the condition in which direction of diffusion of gases in plant depends. ये environmental conditions के ऊपर डिपेंड करती है ना। किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है डिफ्यूजन? भैया ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर? एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and bird? भैया क्यों ज़रूरी होता है? देखिए समझिए, मैमल्स और बर्ड जो होते हैं उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने क्या कर रखा है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर रखा है, ताकि एक ऑक्सीजन रिच ब्लड जाए, ऐसा ब्लड जाए जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा हो, है ना, रेस्पिरेशन अच्छे से हो, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, और उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? क्यों भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट किया जाता है? Which animals can tolerate some mixing of the oxygenated blood and deoxygenated blood streams? ये आप एम्फीबियंस में देखेंगे एंड रेप्टाइल्स में पाएंगे कि थोड़ा बहुत वो टॉलरेट कर लेते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज एनिमल डिपेंड? एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। क्या चीज़ क्लियर है? चलिए,
व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स इन प्लांट्स एंड एनिमल? ओके, प्लांट में क्या है भैया? स्टार्च, ओके, एंड एनिमल्स में उसे क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन। चलिए, अब हाउ डज दैट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे? यार काफ़ी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है कि डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा नाइट को क्लोज रहता है ना। डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा जो होता है वो नाइट को क्लोज रहता, सॉरी, डेजर्ट प्लांट में जो स्टोमेटा होता है वो डे को क्लोज होता है, नाइट को तो क्यों ही क्लोज होगा, डे को क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर लॉस नहीं करना चाहते। अब क्या होता है, नाइट को खुला है ना, स्टोमेटा तो जो है वो नाइट को ही ओपन होगा, यानी कि गैसियस एक्सचेंज डे में नहीं हो सकती, नाइट में हो सकती है। नाइट में वो क्या करते हैं, CO2 उनको मिलता है तो वो एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, एंड सुबह जब आपका, अब तो आपका स्टोमेटा ओपन हो नहीं सकता, बट सुबह सनलाइट मिलेगी तो उस इंटरमीडिएट से आगे फिर वो अपना खाना बना लेते हैं। यानी कि एट नाइट जब उनका स्टोमेटा ओपन होता है, यूजिंग CO2 आधा खाना वो बना लेते हैं, एंड जैसे ही सनलाइट मिलती है सुबह, देन उनका खाना पूरा बन जाता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the context of the statement, chlorophyll is necessary for photosynthesis, answer the following question. What are variegated leaves? Give an example. ओके, वेरिजेटेड लीव्स क्या होते हैं? ऐसे लीव्स जिसमें कुछ ग्रीन पार्ट्स होंगे और कुछ नॉन ग्रीन पार्ट्स होंगे। ओके, when leaf is boiled in alcohol, what happens to the color of the leaf and color of the solution? आपने जब अल्कोहल में लीफ को बॉईल किया तो क्या होगा कि सारा का सारा जो ग्रीन पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ से अब रिमूव हो चुका है जब आपने अल्कोहल में बॉईल किया, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया। इन व्हाट फॉर्म इज द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस स्टोर्ड इन द प्लांट? ओके, स्टार्च के फॉर्म में रहता है ना, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। व्हाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? यार जब तक अगर आपने सोलर एनर्जी को आप ऑब्जॉर्व नहीं करोगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करनी है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है? सोलर एनर्जी से आ रही है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एल्वेलाइज इन लंग्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। ओके, इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्यों ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि भैया वहीं पे तो क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 यहाँ से यहाँ आता है। एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस क्यों हैं? कुछ क्वेश्चन जानबूझ के रिपीटेटिव रखे हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि भाई ये रिपीट हो रहे हैं तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द प्लांट टेक अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज उनकी जो एफिनिटी है, उनका जो लगाव है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, सो वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, इसीलिए वो किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। During anaerobic respiration, a 3-carbon molecule is formed as an end product instead of CO2 in human beings. देखिए होता क्या है, कभी कभी जब हमारे एथलीट्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, कभी कभी हमारे एथलीट्स होते हैं वो दौड़ते हैं या कुछ ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट में पार्ट ले रहे होते हैं, तो क्या होता है उनके पैरों में क्रैम्प्स आ जाता है। आपने देखा होगा अभी टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, आप ऑब्जर्व करोगे काफ़ी सारों को क्रैम्प्स आ जाता है। एक बार मैक्सवेल को भी आया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान में, है ना। तो ऐसा होता है। अब क्यों आ जाता है क्रैम्प्स? क्रैम्प्स आने का रीज़न ये होता है कि भैया रेस्पिरेशन होने के लिए जो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पा रहा होता, है ना। जो सेल्स होते हैं मसल्स में, उनको इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता। जब इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो रेस्पिरेशन जो है पूरी तरीके से हो नहीं पाता। अब उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहाँ पर क्या कंपाउंड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, एंड दैट इज़ वाई क्रैम्प्स आते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए, नेम द मूवमेंट दैट अकर्स ऑल अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यार ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ईसोफेगस का, जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? तो स्टोर्ड कहाँ पर होता है भैया? आपका स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, और सीक्रेट कौन करता है? लिवर सीक्रेट करता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? लिस्ट 2 रोल्स ऑफ बाइल जूस। क्या रोल होता है भैया? पहला कि फूड को अल्कलाइज करता है ना, क्योंकि स्टोमक में एसिडिक हो चुका होगा। एंड दूसरा रोल क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प
करता है, फैट ग्लोब्यूल जो होते हैं उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। चलिए ये चीज़ क्लियर है, आगे बात करते हैं। Photosynthesis take place in the leaf and food prepared by it reaches other part of the plant. Name the process involved in. देखिए ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसलोकेशन, एंड कौन सा वस्कुलर टिश्यू इन्वॉल्व है, दैट इज फ्लोएम, है ना। मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लांट में जो खाना बनता है उसको जो ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फ्लोएम में होती है, एंड ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है ना। और जो जाइलम करता है दैट इज बाई डायरेक्शनल। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है उसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस? पहला, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लाइट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ। और तीसरा, CO2 का रिडक्शन हुआ। ये स्टेप्स होते हैं किसके? फोटोसिंथेसिस के। हाउ इट इज डिफरेंट इन डेजर्ट प्लांट? देखिए डेजर्ट प्लांट या ऐसा रीजन जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। ट्राई टू रिकॉल इट, नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिंट दे देता हूँ कि यार डे टाइम में उनका स्टोमेटा क्लोज होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब वापस से रिकॉल कीजिए क्या हो रहा होगा वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ, स्टेटेड टू फंक्शंस। लिम्फ को आप लिम्फेटिक फ्लूइड भी कह सकते हैं, एंड इसके दो फंक्शंस क्या होते हैं? फैट एब्जॉर्प्शन एंड, और किस में होता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। और क्या होता है? जो फॉरेन बॉडीज होती हैं उसमें फाइट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है अलॉन्ग विद द WBC, है ना। इसके अंदर एक WBC का कंपोनेंट भी रहता है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, sometime while running the athletes suffer from muscle cramp. Why? How is the respiration in this case differ from aerobic respiration? Just दो क्वेश्चन पहले ये चीज़ हमने डिस्कस की है ना। तो अब इसका आंसर आप यहाँ पर खुद ही देंगे। कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा बैक जाके देखिए। एंड यहाँ पे हमारा जो पूरा क्वेश्चन आंसर है PYQs का, ये डिस्कशन यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। बच्चे कमेंट्स करते हैं कि ये चाहिए। रिसेंटली किसी का PYQ के लिए आया था और ऑलरेडी हमारी सीरीज़ रनिंग है, एंड इसके बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद कोई एक ऐसी सीरीज़ ले आई जाए, चाहे वो माइंड मैप की सीरीज़ हो, चाहे वो रैपिड रिवीजन की सीरीज़ हो, चाहे असर्शन बेस्ड असर्शन रीजन की सीरीज़ हो। तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, एंड वो मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि रहने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टाटा, बाय बाय।